हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ढेर सारा धन्यवाद कि आप लोगों के सहयोग से कल रात मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया और उस पर एड्स आने शुरू हो गए। और ये एक मेरे लिए एक उपलब्धि की ही बात है। मुझे नहीं लगा था कि जब मैं छोटे स्तर से ये शुरुआत कर रहा था तो मुझे ये लगा नहीं था कि कभी ऐसा दिन भी आएगा, पर ये सब आप लोगों के सहयोग से है और ऐसे ही सहयोग बनाए रखिएगा दोस्तों। फिर ज्यादा बातें न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक आज के लिए जो हम लोग का है वो 2018 मैथमेटिक्स ग्रुप में केमिस्ट्री का प्रश्न है, जिसमें का पहला पार्ट आपको चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। अगर आप सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट केमिस्ट्री फॉर बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्जाम में जाकर देख सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी आपको फिजिक्स की भी सारी वीडियो प्रोवाइड कर दी गई है, जिसका जो आपको फिजिक्स फॉर बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्जाम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, The rate law for a reaction between the substance A and B is given by rate K concentration of A power n concentration of B power m on the double concentration of A and half concentration of B. The ratio of the new rate to the earlier rate of reaction will be। दो पदार्थों A व B के बीच अभिक्रिया के लिए नियम दर K इक्वल टू A टू द पावर n और B टू द पावर n द्वारा दिया जाता है। A के सांद्रण को दोगुना तथा B के सांद्रण को आधा करने पर तथा नई तथा पुरानी अभिक्रियाओं का करने पर नई तथा पुरानी अभिक्रिया दर का अनुपात होगा। तो देखिए करेंगे क्या, सॉल्यूशन में आधा हमको पहले से ही दे रखा है। सॉल्यूशन में कह रहा है कि जो आपका रेट है उसको हम लोग मान लीजिए कैपिटल आर से दिखाते हैं। तो कह रहा है कि ये जो रेट है वो के ए पावर एन और बी पावर एम है। दूसरे केस में कह रहा है कि अब ए की कंसंट्रेशन को डबल करना है और बी की कंसंट्रेशन को आधा करना है। तो हमने मान लिया कि जो नया रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो आर डैश है। के से कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट होता है। ये 2a हो गया, 2a पावर n, और ये हो गया b बाई 2 पावर m। ओके, अब जरा सोचिए यहां से, अगर आप सोचेंगे तो आपको एक चीज पता लगेगा कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आर डैश इक्वल टू के ए पावर n और b पावर m, और ये हो गया 2 पावर n ऊपर से। देखिए ये जो 2 के पावर n था वो ऊपर से, और अपॉन 2 के पावर m। तो यहां से हमें क्या मिल सकता है, अच्छा ये किसके बराबर है, ये तो पहले से ही r के बराबर है और अनुपात ही तो चाहिए था। तो r डैश अपॉन r इक्वल टू हो गया, अच्छा ये ऊपर जाएगा तो 2 पावर माइनस m बनाएगा, और जब बेस जो है सेम रहता है तो जो आपका पावर होता है वो ऐड हो जाता है, यानी आंसर आपका आ जाएगा 2 के पावर n माइनस m। ठीक है, एक बार फिर समझा रहा हूं, ये दिया हुआ था। दूसरी बार में उसने कहा कि a की कंसंट्रेशन को आप डबल कर दीजिए, b को हाफ कर दीजिए। फिर जो a 2 को बाहर निकाल लिया और 1/2 को भी बाहर निकाल लिया, ये चीज ऐसे हो गया, और ये वापस जो है वो आपके r के बराबर हो गया। डिवाइड कर दिया, इसको ऊपर लेकर गए 2 पावर माइनस m होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो n माइनस m। ओके, क्लियर है। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन A to B is 80 किलो जूल पर मोल। द हीट ऑफ रिएक्शन इज 200 किलोजूल पर मोल। The activation energy for reaction B to A is ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया A to B के लिए सक्रियण ऊर्जा 80 किलोजूल प्रति मोल है। अभिक्रिया ऊष्मा 200 किलोजूल प्रति मोल है। B से A के लिए सक्रियण ऊर्जा होगी।
तो भाई देख लो, सबसे पहले जो आपका ये होता है हीट ऑफ रिएक्शन, सोल्यूशन इसका देखिए, हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है एक्टिवेशन एनर्जी ना, तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी को फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, फॉरवर्ड दिया हुआ है, बैकवर्ड के लिए पूछा है, और हीट ऑफ रिएक्शन हमें रखना है ध्यान से। अब यहीं पर सारा खेल है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होती है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे -200 बराबर, और ये दे रखा है 80, और ये हो गया आपका EB पता नहीं, तो EB इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा भाई, -EB इक्वल टू -280, तो EB इक्वल टू 280। ये आपका जो है वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया, मतलब कि B2A के दौरान जो आपकी सक्रियण ऊर्जा रहेगी वो 280 हो जाएगी। ओके ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक वाइक भी कर दीजिए, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड टू रिमूव कलरिंग मैटर फ्रॉम प्योर सब्सटेंस, इट वर्क बाय, शुद्ध पदार्थों से रंग को दूर करने हेतु चारकोल प्रयुक्त होता है, इसका कार्य है, ऑप्शन है ब्लीचिंग जिसको हिंदी में कहते हैं विरंजीकरण, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, रिडक्शन अवकरण, या एडजॉर्प्शन। तो भाई जो चारकोल होता है वो क्या कर लेता है, रंग को एब्जॉर्ब कर लेता है, एडजॉर्ब कर लेता है, मतलब उसका अवशोषण कर लेता है। अब मैं आपको इसको एक रिलेट करके दिखाता हूं। पहले क्या होता था कि टीवी पर एक एड आता था पॉन्ड्स का, उसमें कहता था कि इसमें है एक्टिवेटेड चारकोल, जो पानी में डाल देता था तो पानी की सारी गंदगियां जो है वो खींच लेता था और पानी को एकदम शुद्ध बना देता था। समझ में आ रहा है? अरे यार आप लोग बहुत ऐड देखते हो ना, तो वहां से आपको ये पता चलेगा कि वो जो रहता है वो एडजॉर्ब कर लेता है, मतलब पूरा अवशोषित कर लेता है जो रंग होता है। तो यानी आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड by acidified KMnO4 increases as the reaction progresses. It is an example of, अम्लीय KMnO4 द्वारा ऑक्सैलिक अम्ल के ऑक्सीकरण की गति अभिक्रिया चलने के साथ बढ़ जाती है, यह एक उदाहरण है। ऑप्शन है प्रोमोटर, कैटालिटिक पॉइजन, ऑटो कैटालिसिस, स्वउत्प्रेरक, और इनहिबिटर यानी मंदक। तो जो अम्लीय KMnO4 होता है, एसिडिक KMnO4 जो होता है, एसिडिफाइड KMnO4, वो ऑक्सलेट आयन या ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन कर देता है। ध्यान समझिएगा मेरी बात, जो अम्लीय KMnO4 या एसिडिफाइड KMnO4 होता है वो क्या करता है, वो आपका जो ऑक्सलेट आयंस होते हैं या ऑक्सैलिक एसिड जो होता है उसका ऑक्सीडेशन करता है, जिसके फलस्वरूप मिलता है क्या, Mn2+, और यही Mn2+ जो है वो आगे रिएक्शन के लिए ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है। ऑटो कैटलिस्ट का मतलब था स्व उत्प्रेरण, मतलब कि जो उत्पाद बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो खुद रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे। आप लोग 12th क्लास में बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे, 12th या 11th में मुझे उतना ध्यान नहीं है, पर ये जो कैटलिस्ट वाला जो चैप्टर है 12th में ये, वहां पर क्या आप पढ़ते हैं कि जो अगर रिएक्शन का प्रोडक्ट ही रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है तो उसे बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट, और वो जो प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्शन होता है उसे बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस। तो यहां पर ये जो प्रोसेस है वो आपका ऑटो कैटालिसिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज मोर पावरफुल टू कोएगुलेट द नेगेटिव कोलाइड, ऋणात्मक कोलाइड के स्कंदन हेतु अति शक्तिशाली है। ऑप्शन है K4 FeCN6 Na3 PO4 ZnSO4 और AlCl3। तो भाई हार्डी सुलजे का रूल ये कहता है, इसको रफ कर दे रहा हूं,
देखो निगेटिव कोलाइड से आपको कोएगुलेट करना है, तो हार्डी सुलजे के हिसाब से जितना बड़ा आयन होगा और उसकी वैलेंसी जितनी होगी ना, जितना बड़ा आयन जो उससे उसके साथ कोएगुलेट होने वाला है उसकी साइज और उसकी वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी वो उतना पावरफुल होगा। अब चेक कर लेते हैं, के की वैलेंसी +1, फिर Na की वैलेंसी भी +1 होती है, 2 हो गए। Zn की वैलेंसी है +2 और An की वैलेंसी है +3। इसका मतलब सबसे अधिक कोएगुलेट ये करेगा, फिर Zn करेगा, फिर आपका यहां से ये K हो जाएगा, क्योंकि वैलेंसी सेम है तो साइज डिपेंड करेगा, फिर ये और फिर ये। तो इस हिसाब से हम लोगों का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा AlCl3। ओके, AlCl3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विथ बोरॉन लीड्स टू। सिलिकॉन का बोरान के साथ अपमिश्रण बनाता है। ऑप्शन है P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर, मेटल और इंसुलेटर। तो भाई ये टॉपिक तो मतलब आप लोगों को एकदम तैयार हो चुका होगा। क्यों? जो मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं, जब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था और सेमीकंडक्टर टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि कब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, कब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो आज का होमवर्क आपके लिए यही है कि आपको ये बताना है कि सिलिकॉन में जब बोरॉन मिलाया जाता है तो वह क्या बनाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर की, एन टाइप सेमीकंडक्टर की, मेटल की, इंसुलेटर। ओके, तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप सब लोग जितने लोग भी देखते हैं उन सबसे मेरी ये अपेक्षा रहती है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसका आंसर जो है वो जरूर देंगे। इससे और लोग भी मोटिवेट होंगे जो आंसर देने में झिझक करते हैं, जो किसी तरीके से हेजिटेशन रखते हैं कि पता नहीं मेरा सही होगा कि नहीं, पर आप दिया करिए आंसर। आंसर देने से अगर वो सही होता है तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन पैरामीटर्स इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सा सांद्रण मापदंड ताप परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन है ग्राम पर लीटर, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलालिटी। तो भाई देखो, जिस सांद्रता में नीचे वॉल्यूम आएगा वो ताप से प्रभावित होंगे। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है। समझ रहे हैं कि नहीं? जो है कुछ जितने भी, जैसे इसमें तो सीधे सीधे दिख रहा है ग्राम पर लीटर, यहाँ नॉर्मेलिटी में भी अपॉन में वॉल्यूम आता है, मोलैरिटी में भी अपॉन में वॉल्यूम आता है। तो ये तीन के तीनों ताप से परिवर्तित होंगे, लेकिन ये प्रभावित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मोलालिटी होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं मोललता जो होती है वो होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन केजी। तो भैया जो केजी है वो ताप परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है और नंबर ऑफ मोल्स तो ऐसे ही नहीं प्रभावित होंगे। तो ये जो मोललता है यानी मोलालिटी, ये वो कंसंट्रेशन पैरामीटर है जो टेम्परेचर चेंज से अफेक्टेड नहीं होगा। क्लियर है? ओके, मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड सरफेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज। गैस का एक ठोस की सतह पर स्वतः घटित अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, क्योंकि। तो देखो, पहले तो ये हम लोग समझ लेते हैं कि एडजॉर्प्शन गैस और सॉलिड के बीच होता है तो क्या होगा। जब गैस का सॉलिड पर जो एडजॉर्प्शन होगा तो वहां जो बॉन्डिंग बनती है, वहां पर एक बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। बॉन्ड का निर्माण हो जाता है तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर है, जो इधर उधर बिखरे रहने का क्रम है, वो कम हो जाता है। और आपको पता है कि एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ अ मैटर। तो भाई अगर अभी जब वो बॉन्ड बन गया तो उनका एक परफेक्ट ऑर्डर हो गया, तो यानी डिसऑर्डर कम हो गया, और डिसऑर्डर कम हो गया तो एंट्रोपी कम होगी, यानी डेल्टा एस डिक्रीजेस, यानी
एंट्रोपी डिक्रीजेस, एंट्रोपी घट जाती है। अब एंट्रोपी घट जाएगी, एंट्रोपी घट जाएगी, इसलिए ये जो है आपका प्रोसेस कैसा हो जाएगा, उष्मा क्षेपी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डेल्टा एस डिक्रीजेस, यानी कि आपका जो है एंट्रोपी वो घट रहा है। ओके, समझ में आ रहा है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है पीवीसी इज स्टैंड फॉर, पीवीसी प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है पॉलीवाइनिल कार्बिनोल, पॉलीवाइनिल क्लोरर, पॉलीवाइनिल क्लोराइड और पॉलीवाइनिल क्लोरोफॉर्म। तो भाई ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। हमको लगता है कि जितने लोग देख रहे हैं उनमें से ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये ना आता हो। तो जिनको आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में मेरे बताने से पहले लिख दें, और नहीं तो फिर मैं थोड़ी देर में बता दे रहा हूं। तो भाई आप लोग लिख चुके होंगे, चले लिख नहीं लिए होंगे तब भी मैं बता दे रहा हूं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी। ओके, ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। Which of the following substance does not fall in the category of carbohydrate? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन है मैनोज, स्टार्च, ग्लिसरॉल और सेलुलोज। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ग्लिसरॉल। क्यों? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट ना होके ये बेसिकली आपका है एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल, और बल्कि ये कह सकते हैं कि पॉली एल्कोहल है ना, पॉलीनॉल इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ढेर सारे एल्कोहलिक ग्रुप पाए जाते हैं, यानी आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। इसका फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, CH2OH, CHOH और CH2OH। तो भाई 3 OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका स्टैंड होता है किसके लिए? आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो अल्कोहल के लिए होता है, न कि कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो आपका जो ग्लिसरॉल है ये एक ऐसा सब्सटेंस है इसमें जो आपके कार्बोहाइड्रेट श्रेणी में नहीं आता है। तो दोस्तों इस तरह से ये वाली वीडियो जो है वो समाप्त हुई। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों इस तरह से ये पार्ट 2 जो है 2018 के लिए जो पार्ट 2 है वो खत्म हुआ। अब इसके बाद हम लोग जल्दी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।